हेलो फ्रेंड, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल ईपी प्रयागराज। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ईपी प्रयागराज में। आज हम डिस्कस करेंगे चोल डायनेस्टी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है साउथ इंडिया की हिस्ट्री का। और बेसिकली जो चोल है वो तमिल बोलने वाले लोग थे, और इनका जो इतिहास है वो भी बहुत बड़ा रहा है। करीब 1000 साल का इनके इतिहास रहा है, 1 साल तक इनका शासन रहा है, और 1000 ईयर्स मतलब कह सकते हैं कि दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट जो कोई डायनेस्टी या एम्पायर रहा है वो उनमें से एक चोल डायनेस्टी भी है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड। तो 1000 साल का इतिहास, मतलब इसमें 1000 साल के सारे राजाओं के विषय में या जो सम्राट थे उनके विषय में यहाँ पे डिस्कस करना संभव नहीं है। तो जो भी इनके मुख्य सम्राट या मुख्य राजा हुए हैं उनके विषय में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम वो सारे तथ्य कवर करने का प्रयास करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसा भी तथ्य नहीं देना चाहता हूँ जो कि एग्ज़ाम के लिए अनुपयोगी हो। और तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, चोल डायनेस्टी। तो देखिए, जो चोल डायनेस्टी है वो तमिल डायनेस्टी भी कहते हैं। मतलब यहाँ के जो लोग होते हैं ये तमिल भाषा को बोलने वाले रूलर होते हैं। और मैंने पहले ही बताया था जो इनका शासन है ये करीब 1000 साल का शासन है। 300 BC में स्टार्ट होता है और 1279 AD में समाप्त होता है, जब जो मुस्लिम आक्रमणकारी होते हैं मलिक गफूर जो है यहाँ पे साउथ इंडिया में जब इन्वेस्टन करते हैं तो ये जो साम्राज्य है तब ये समाप्त होता है। तो करीब 1000 साल का इनका इतिहास है। अगर हम 1000 साल के इतिहास को फेज़ में बांटें, अगर इसको हम लोग फेज़ में बांटते हैं या टाइम पीरियड में बांटते हैं तो इसको हम लोग 5 फेज़ में बांट सकते हैं, 4 फेज़ में रफली बांट देते हैं। देखिए, जो पहला फेज़ होगा, फर्स्ट फेज़ 1, वो होगा 300 BC से लेके 200 AD। जो फेज़ फर्स्ट है वो 300 से लेके BC से लेके 200 AD, मतलब ये लगभग 500 साल का फेज़ है। तो यहाँ पे इसका बहुत ही ज़्यादा इतिहास नहीं उपलब्ध है, लेकिन इसका वर्णन बहुत सारे जगह पे, जैसे 300 BC में था। इसका तथ्य जो है हमें अशोका के जो शिलालेख है, मेजर शिलालेख नंबर 13 से इसका उल्लेख मिलता है। तो हम और कुछ इनके बारे में वहाँ से रामायण में भी इनका उल्लेख है। तो 300 BC से लेके 200 AD, 500 साल का एक फेज़ मान लेते हैं। दूसरा फेज़ 2 मानते हैं। जो फेज़ 2 होगा वो होगा 200 से AD से लेके और 800 AD। जो ये पीरियड है 200 AD से लेके 800 AD, ये इनका अज्ञात काल होता है। इनका अज्ञात काल इसलिए होता है क्योंकि इस समय पांड्या और पल्लव, ये जो 2 साम्राज्य होते हैं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। साउथ इंडिया में इनका वर्चस्व ज़्यादा होता है। तो जो चोल हैं वो कहीं ना कहीं मतलब अपने डार्क एरा में रहते हैं, मतलब उनका बहुत ही ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाता, एक छोटे से जगह पे ही होते हैं। और पांडव और पल्लव जो है एक अधिकार के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये 200 साल जो है ये पांडव पल्लव का है। इनमें जो चोल है इनका ये डार्क एरा कह सकते हैं। फिर हम बात करेंगे तीसरे फेज़ की। हम फेज़ की बात कर रहे हैं। तो फेज़ 3 है इनका। अगर हम रफली देखें तो 848 AD से स्टार्ट होता है और ये होगा 1079 AD, 1070 AD। तो ये जो पीरियड था इसमें इनका बहुत ही ज़्यादा उदय होता है, राइज होता है इनका बहुत तेज़ी से, रैपिड राइज होता है। और ये एम्पायर जो है अपने प्रकाष्ठा पे होता है, मतलब ये अपना सब कुछ जो है इसी पीरियड में अचीव करता है। और इसका जो नाम है या चोल वंश जिस लिए जाना जाता है उसका जो गोल्डन पीरियड होता है वो 1048 से लेके 1070 AD तक होता है। इनका वर्चस्व आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत में तो दक्षिण भारत में होता है, उड़ीसा बंगाल तक इनका होता है। अगर मैं बात करूं विदेशों की तो विदेशों में श्रीलंका, कंबोडिया, मलेशिया और कुछ इंडोनेशिया का पार्ट, कुछ जावा, ये सारा जो क्षेत्र है ना वो वहाँ पे इनका वर्चस्व रहता है। और बाकी जगह चाइना तक इनका जो होता है एक डिप्लोमेटिक रिलेशन जो होता है वो रहता है।
तो जो फेज़ 3 है वो इनका गोल्डन पीरियड है। फिर फेज़ 4 की बात हम कर लें, चौथा फेज़ वो है लेटर या लेटर चोला, मतलब जो आखिरी कुछ चोला या वीक जो चोलाज होते हैं उनका पीरियड है। ये करीब 1070 से लेके और 1279 तक जो पीरियड है उसको हम कहेंगे द लेटर चोला या वीक चोलास। ठीक है, तो जो मुख्यतः यहाँ पे डिस्कस करने वाली पॉइंट है या जो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो फेज़ 3 है। तो आइए फेज़ 3 के विषय में डिस्कस करते हैं और इसके जो मुख्य जो परीक्षा के लिए उपयोगी तथ्य हैं उसके विषय में भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो ये एम्पायर है जो 1848 मैंने कहा था, वहाँ पे एक राजा होते हैं विजय आला। तो जो विजय आला हैं वो बहुत ही प्रतापी राजा होते हैं। उन्होंने जो इसका जो डार्क पीरियड होता है चोला का, वो डार्क पीरियड को समाप्त करते हैं और अपने जो एम्पायर है चोला, क्योंकि देखिए मैंने बताया था पांडव और पल्लव ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो विजय आला हैं वो एंटर करते हैं वॉर में। ये दोनों लड़ते लड़ते 200 साल की लड़ाई में ये कमज़ोर हो जाते हैं 600 साल की लड़ाई में। तो फिर यहाँ पे जो एंटर होते हैं वो चोला होते हैं और पांडव पल्लव जो है एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई ये कहाँ से एंट्री हो गई। लेकिन हकीकत यही होती है कि वो इम्पीरियल जो होता है या चोल वंश का जो होता है यहाँ से उदय होता है और जो डार्क एरा इनका रहता है वो समाप्त होता है। तो ये क्या करते हैं, मट्रियार को हराते हैं और अपना राज्य स्थापित करते हैं और अपना राज्य का जो राजधानी होता है ये इनका तंजौर होता है। तो द फर्स्ट एस्टेब्लिश कैपिटल ऑफ चोला इज़ तंजौर। तो इसके विषय में भी पूछता है कि चोलाओं की राजधानी क्या थी। यूपी पीसीएस में आया है कई बार प्रश्न, तो आपको पता होना चाहिए चोलाओं की राजधानी जो है वो तंजौर थी। फिर इसके बाद जो सेकंड प्रतापी राजा हैं या वो है परांतका प्रथम। तो जो परांतका प्रथम है उनका जो टाइम पीरियड है 1907 से लेके 907 एडी से लेके 955 एडी तक है। और ये पांड्या को हराते हैं, जो पांड्या रूलर होते हैं उनको हराते हैं। सेलोन उस समय श्रीलंका को कहते हैं सिलोन। तो सिलोन को कैप्चर करते हैं, मतलब अपना जो विस्तार है वो इंटरनेशनल बाउंड्री पे भी करते हैं मतलब भारत में तो रहते ही हैं, भारत के बाहर भी जाके दूसरे श्रीलंका पे भी कब्जा करते हैं। राष्ट्रकूट जो समय वो रहते हैं, एम्पायर रहते हैं, उनको भी हराते हैं और बहुत सारे मंदिर बनाते हैं। तो जो परांतक प्रथम है ये वहाँ के बहुत ही ज़्यादा प्रतापी राजा होते हैं। देखिए, अगर श्रीलंका की मैं बात करूँ तो श्रीलंका आपको पता है कि एक आइलैंड है जो सेपरेटेड है भारत से, ठीक है, भारत से सेपरेटेड है। तो अगर यहाँ पे हमें जाना है तो एक जनरल सी बात है कि भाई अगर हमको यहाँ पे एक्सपीडाइट करना है या यहाँ पे जीतना है हमें श्रीलंका, तो हमें नेवल सपोर्ट चाहिए होगा। तो इससे हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि जो चोल शासक था, चोल शासक, इनका जो चोल शासक के पास नेवल जो पावर थी, आर्मी पावर तो थी ही थी, प्लस इनके पास नेवल पावर भी था। ये इससे अनुमान लगाया जा सकता है। इनके श्रीलंका, कंबोडिया, मलेशिया, ये जो सारा क्षेत्र इनका था तो ये सी के थ्रू कनेक्टेड था, तो नेवल पावर भी इनके पास ज़रूर होगा चोल के पास। आइए बात करते हैं इनके बहुत ही पावरफुल राजा राजा प्रथम के विषय में। देखिए, राजा प्रथम का जो टाइम पीरियड है वो 985 एडी से लेके 1012 एडी तक है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने चेरा जो राजा हैं भास्कर रविवर्मन, इनको हराया था, अपने राज्य का बहुत ही ज़्यादा विस्तार किया इन्होंने। फिर पांड्या रूलर अमर भुजंग को हराया, ठीक है, इससे इनका राज्य जो था और विस्तार हो गया। और मैसूर तक इन्होंने अपना जो रीजन है उसको विस्तार कर दिया। अब इनका जो रीजन था वो अपने लगभग मतलब दक्षिण भारत को इन्होंने कवर कर दिया था। और इनका जो वो था वो तुंगभद्रा नदी तक इनका राज्य, मतलब साउथ इंडिया के से लेके तमिल से लेके और साउथ तुंगभद्रा नदी तक का जो रीजन था वो इन्होंने वो ले लिया था। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा प्रश्न आता है, राजराजेश्वर मंदिर। तो राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा प्रथम ने कराया था। ये यूपी पीसीएस में, यूपीएससी, ये कई बार प्रश्न आ चुका है। तो मैं चाहूँगा कि आप साथ में हमारे, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ या बता रहा होता हूँ, तो आप सुनिए तो ज़रूर। अगर आवश्यकता हो तो इसे रोक के पॉज करके आप इसे नोट भी कर लीजिए।
अब हम बात करेंगे इनके एक और प्रतापी राजा राजेंद्र प्रथम। 1012 से लेके 1044 AD तक इनका शासन काल है। ये राजा प्रथम के पुत्र हैं। इनके पीरियड में जो ये एम्पायर होता है वो अपने प्रकाष्ठा पे होता है, जेनिथ पे होता है। और जो ये श्रीलंका के किंग होते हैं महेंद्र पाँच, उनको ये हराते हैं और श्रीलंका पे अपना आधिपत्य बराबर रखते, मेंटेन रखते हैं। और उसके बाद जो है वेस्टर्न चालुक्य रूलर जो है उनको भी पराजित करते हैं। इससे पहले मैंने बताया था चालुक्य जो है वो 3 होते हैं, याद होगा। अगर नहीं याद है तो कृपया हमारे पिछले लेक्चर को ज़रूर देखें। तो ये चालुक्य जो हैं वेस्टर्न चालुक्य के रूलर को भी डिफीट करते हैं और ये शिव भक्त होते हैं, लॉर्ड शिव के बहुत बड़े भक्त होते हैं। तो इनके विषय में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो मैंने बता दिया। देखिए, जो परीक्षा में पूछा जाता है कि श्रीलंका के रूलर महेंद्र पाँच को किसने हराया, तो राजेंद्र प्रथम ने हराया था। ये याद होना चाहिए आपको। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इनके प्रशासन के बारे में। देखिए, जो इनका प्रशासन होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। लोक कल्याण, लोक नीतियों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और जो इनका सेंटर होता है, सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो हमेशा किंग होता है। ठीक है, अगर राजा जो होता है, और यहाँ पे जो सिस्टम होता है ये होता है सेंट्रलाइज सिस्टम। सेंट्रलाइज मतलब जो केंद्र द्वारा संचालित सिस्टम होता है, जिसमें राज्य जो होते हैं केंद्र पर निर्भर होते हैं, उसे कहते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम। तो यहाँ का जो सिस्टम है वो सेंट्रलाइज है, और सेंट्रलाइज का जो हेड है वो किंग है। किंग वर्क करता है या शासन करता है थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब मंत्री परिषद के आधार पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के आधार पे काम करता है। तो इनके एडवाइस पे तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो किंग को सपोर्ट करते हैं, एड प्रोवाइड करते हैं, और ये वर्क करता है, या मतलब राज्य करता है। किंग देखिए लोगों के पब्लिक अफेयर की भाई कार्य जो है वो सब तरीके से सुगम हो रहा है, लोगों के हित का ध्यान दिया जा रहा है, इसके लिए वो रॉयल टूर भी लेता है। मतलब एक कुछ समय बाद जो राजा होते हैं वो खुद भ्रमण करते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए या जनता को जो सेवाएं मिलनी चाहिए वो मिल रही हैं कि नहीं, इसके लिए वो रॉयल टूर को भी लेते हैं। जो टाउन होता है या नगर होता है उसे इनके यहाँ नगरम कहते हैं, और उसका जो हेड होता है उसे कहते हैं नगराटर। ठीक है, तो जो नगर का हेड है या नगर का मुखिया उसे कहते हैं नगराटर। उसके बाद जो मंडल होता है, मंडल का जो मुखिया होता है वो होते हैं रॉयल प्रिंसेस। जो भी राजकुमार होते हैं वो अलग अलग मंडल के अलग अलग हेड होते हैं। उसके बाद जो मंडल होता है वो फर्दर उसको मंडल को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो पहला भाग होता है वो होता है वलनाडु, फिर होता है नाडु, और फिर तीसरा होता है इसका होता है विलेज। तो वलनाडु, नाडु और विलेज। तो जो वलनाडु होता है जो उसका मुखिया होता है वो होता है पेरियार नट्टर। तो वलनाडु का आपको ये याद रखना है, ये प्रशासन से या मेंस में तो आता ही है, आपके प्री में भी इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो पेरियार नट्टर हैं वो वलनाडु के मुखिया होते हैं। अगर मैं नाडु के मुखिया की बात करूं तो नाडु का मुखिया होता है नट्टर। और जो गांव होता है, गांव ऑटोनॉमस होता है। अगर मैं बात करूं विलेज की तो विलेज ऑटोनॉमस है, मतलब स्वतंत्र है वो और ये जो ऑटोनॉमस होने की वजह से यहाँ 30 लोग जो गांव के ही होते हैं, 30 मेंबर, ये गांव के लिए डिसीज़न लेते हैं। और ये डिसीज़न जो है अपना, जो मैंने कहा था ना कि ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, तो ये राजा के पास या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से डायरेक्टली अटैच होते हैं। तो गांव जो होता है वो इनका ऑटोनॉमस होता है, और इसको 30 मेंबर्स की कमेटी जो है वो चलाती है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे चोलास के विषय में वो हमने डिस्कस किया। ये जाना कि ये बहुत ही बड़ा साम्राज्य है, मतलब अगर हमसे पूछा जाए या इतिहास के उससे पूछा जाए कि भाई भारत का सबसे बड़ा या सबसे लंबे समय तक रहने वाला अगर एम्पायर के विषय में पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए जो चोल एम्पायर है, इसका जो समय है वो 1000 साल है। तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि जो सारे कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने कवर नहीं किया है। और इसके बाद भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि
पुस्तकें ज़रूर देखिए। आपकी सफलता के लिए पुस्तकों का जो एक भूमिका होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यहाँ से हम आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करा देते हैं। उसके बाद जब आप पुस्तक पढ़ते हैं तो पुस्तक पढ़ने में आपको काफ़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से आ रही होती हैं। लेकिन पुस्तक पढ़िए और मेहनत कीजिए, ज़रूर सफल होंगे आप। और इसी के साथ जो है हम बात कर लेते हैं इनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में। देखिए, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या होता है? किसी भी राज्य का सोशियो इकोनॉमिक मतलब सामाजिक और आर्थिक जो उस समय की स्थिति होती है वो निर्भर करती है कि उस समय का राज्य कितना स्थिर है या कितना स्टेबल है। तो देखिए, यहाँ पे क्या था कि ये हिंदू सोसाइटी थी, तो यहाँ जो कास्ट सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड देखने को मिला था। मतलब कास्ट सिस्टम रहता था और वहाँ पे मान्यता प्राप्त थी कास्ट सिस्टम को, ठीक है। और जो ब्राह्मण हैं और क्षत्रिय हैं इनको हमेशा स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता था, और वैश्य और शूद्र हैं उनको उतना महत्व नहीं दिया जाता था, या समाज के में इनकी वैल्यू उतनी नहीं होती थी जितने ब्राह्मण और क्षत्रियों की होती थी। वुमेन स्टेटस वाज इक्वल टू दैट ऑफ मैन, यहाँ इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे होगा वुमेन स्टेटस वाज नॉट इक्वल। मतलब यहाँ पे महिलाओं को जो फैसले होते थे वहाँ लेने का अधिकार नहीं था, बहुत ज़्यादा छूट और वो चीज़ें नहीं थी। पुरुष की तुलना में उनका जो स्टेटस था कम था, बहुत अन्याय भी नहीं होता था लेकिन स्टेटस बहुत अच्छा भी नहीं था। उसके बाद जो सती प्रथा था, इस दौरान जो सती प्रथा था वो प्रेवलेंट था सिर्फ रॉयल फैमिली तक। मतलब सती अगर कोई राजा, कोई राजकुमार या कुछ वैसे लोग मरते हैं तो फिर उनकी जो पत्नियां होती थी उनको पति के साथ जो है सती हो जाना होता था। वो सिर्फ रॉयल फैमिली में था, आम जनता के बीच ये जो प्रथा थी वो प्रचलित नहीं थी। देवदासी प्रथा भी उस समय पाई जाती थी, देखने को मिलती थी कि देवदासी प्रथा जो है वो प्रचलित थी। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो सोसाइटी थी या हिंदू सोसाइटी थी वो दो भागों में बटी हुई थी। पहला था सेवाइट्स, मतलब शैव धर्म को मानने वाले या शैव सेक्ट को मानने वाले, और दूसरे वैष्णव धर्म को मानने वाले या वैष्णव सेक्ट को फॉलो करने वाले। तो दो संप्रदाय को मानते थे हिंदू धर्म के लोग, एक शैव संप्रदाय को, दूसरा वैष्णव संप्रदाय को। उसके बाद जो एग्रीकल्चर है वो इनके समय में बहुत ही ज़्यादा उसमें ग्रोथ देखने को मिली थी, क्योंकि ये लोग जो थे वो एग्रीकल्चर के जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं जैसे इरिगेशन और उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। तो एग्रीकल्चर जो था इनके समय में बहुत ही ज़्यादा डेवलप था। इंडस्ट्रीज़ इनकी डेवलप थी, क्योंकि इनका मैंने बताया ना कि जो ईस्ट इंडिया था, जैसे ईस्ट इंडिया में कंबोडिया, मलेशिया, आपका इधर का इंडोनेशिया, फिर जावा, फिर चाइना के साथ भी इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन थे। तो इसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज़ थी, जो हमारे नेशनल जो इंडिया लेवल पे इंडस्ट्रीज़ थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा उस समय डेवलप थी, क्योंकि विदेशों के साथ हमारे फॉरेन ट्रेड के संबंध थे। देखिए, जो फॉरेन ट्रेड के समय साक्ष्य मिले हैं वो अरब के साथ, चाइना के साथ, सुमात्रा के साथ, जावा के साथ, ये सारी जगह से देखने को मिलते थे हमें। और इसके बाद हम बात करेंगे इनके आर्ट एंड कल्चर की। तो देखिए, जो इनका आर्ट एंड कल्चर है वो द्रविड़ स्टाइल में होता था। इनका जो द्रविड़ स्टाइल जो है इन्होंने डेवलप किया था, और उसका बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है तंजौर टेम्पल। तंजौर टेम्पल में विमान, अर्धविमान, महामंडप और नंदी मंडप देखने को मिलता है। अब मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि तंजौर टेम्पल के विषय में आप YouTube पे सर्च करें, और ये जो 4 भाग हैं, विमान, अर्धमंडप, महामंडप और नंदी मंडप, इसके विषय में ज़रूर देखें। अगर आप देख लेंगे फिर कुछ दिन बाद मैं इस पर एक वीडियो और लेके आऊँगा आर्ट एंड कल्चर का, तो इस पर तंजौर टेम्पल पे हम लोग पूरा एक अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद जो शिव टेम्पल है, इनका एक जो शिव टेम्पल है राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था, गंगाई कोंडा चोलापुरम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है UP PCS और बाकी UP के एग्ज़ाम्स के लिए। गंगाई कोंडा चोलापुरम का शिव टेम्पल किसने बनवाया था? राजेंद्र प्रथम ने। तो ये आपको याद रखना है। और आपको एक चीज़ और बताता चलूँ मैं यहाँ से कि जो सेकंड कैपिटल था, जो पहला ये जो एम्पायर फाउंड किया था, तो कैपिटल क्या बना था बेटा, याद होगा आपको बच्चों, तंजौर। और जो सेकंड कैपिटल बना था वो बना था गंगाई कोंडा चोलापुरम, ठीक है, जो कि राजेंद्र प्रथम ने बनाया था। और ये जो सेकंड मतलब ये बाद वाला जो कैपिटल होता है, तो अगर कभी आपसे पूछता है कि जो चोल एम्पायर था या चोल वंश था उसका राजधानी क्या थी, तो अगर दोनों ऑप्शन देता है तो आपको गंगाई कोंडा चोलापुरम मानना होगा, क्योंकि ये सेकंड या लेटेस्ट ऑप्शन है।
बाद में बना था। और अगर एक ही ऑप्शन देता है या उसमें अगर सिर्फ तंजौर रहता है तो तंजौर को आपको टिक करना होगा। याद रखना है ये चीज़ें। और पेंटिंग और स्कल्पचर जो है वो वॉल जो मंदिर के जो वॉल्स होते थे उन पे भी पेंटिंग या स्कल्पचर देखने को मिलते थे। आज आप साउथ इंडिया जाएंगे तो हर लगभग जो द्रविड़ स्टाइल के जो भी मंदिर हैं उनमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसी के साथ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, जो पॉइंट्स थे, मैंने सारे प्रयास किया है कि कवर करें। और मैं पहले भी सजेस्ट कर चुका हूँ कि पुस्तक ज़रूर पढ़ें आप। ठीक है, इसी के साथ मैं इस चैप्टर को समाप्त करना चाहूँगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी हमारा लेटेस्ट वीडियो आए या लेटेस्ट अपडेट हो वो आपको मिलता रहे। इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ और बहुत ही जल्दी मिलते हैं दूसरे लेक्चर के साथ। धन्यवाद।